टॉपिक है इस यूनिट का, जनरल मैथड ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाई एक्स। ठीक है, पी आई फाइंड करने के लिए देखो जितने भी केसेस मैंने बताए हैं उनमें फाइंड क्या करते थे हम, 1/f(d)r। अब ये r पे डिपेंड कर रहा था कि पी आई फाइंड करने का रूल क्या है। ठीक है, तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5 एंड 6 ये सारे केसेस हमने कर लिए। केस 1 के लिए क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। केस 2 में साइन एक्स और कोसाइन एक्स। केस 3 किसके लिए था, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन। देन केस 4 प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, जिसमें कि एक था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा कोई भी जनरल फंक्शन हो, साइन एक्स, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, इन टाइप्स का। ठीक है, उसके बाद एक केस लिया था जिसमें फंक्शन आर प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन था, ये वाला केस, एक्स टू द पावर साइन एक्स और एक्स टू द पावर एन कोसाइन एक्स। ठीक है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ध्यान दो एक बात, अगर आर किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए सीकेंट एक्स, ठीक है, या फिर टेंजेंट एक्स, टैन एक्स मिले, या फिर मिले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाए, या यहाँ पर लॉग एक्स मिले, इस टाइप के अगर फंक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, अगर इस टाइप के फंक्शंस मिल रहे हैं तो इनके लिए पी आई फाइंड करने का कोई फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। जितने भी केसेस बताए मैंने अभी तक 4 to 5 केसेस, उनमें से कोई भी मेथड इस टाइप के आर के लिए पी आई कैलकुलेट करके नहीं बता पाएगा, राइट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जनरल मेथड पे जाएंगे। अब ये जनरल मेथड हर एक टाइप के आर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन हम सारे केसेस में इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो आप देखोगे ये जो जनरल मेथड है इसमें हैवी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, राइट। अब इंटीग्रेशन जहां पर अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो सारे केसेस में हम वो सारे जो शॉर्ट फॉर्मूले बताए थे वो आप अप्लाई करोगे, लेकिन जहां पर वो सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं वहां पर आप जनरल मेथड पे जाओगे। तो अगर आर आपका इस टाइप का कोई भी फंक्शन है जिसके लिए आप पी आई उन मेथड से फाइंड नहीं कर पा रहे थे तो आप इस जनरल मेथड पे आओगे। अब जनरल मेथड वर्क कैसे करता है इसका पूरा प्रोसीजर मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेती हूँ, जय। अब देखिए, अगर आपको पी आई फाइंड करना है, ठीक है, तो मान लीजिए जनरल मेथड में आपको इस तरह के टर्म्स को डील करना होगा, ठीक है। जब जनरल मेथड से आप पी आई फाइंड करोगे तो आपको इस तरह का टर्म सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद इसकी प्रॉपर एल्गोरिथम पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है 1/d-m, ये नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये सॉल्व करना है, पी आई फाइंड करते समय आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स में इस तरह का स्टेप टर्म मिल गया 1/d-m phi x, ये मिल गया, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है ये मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, जहां पर ना समझ में बताइएगा। सो मान लिया मैंने कि 1/d-m phi x इसकी वैल्यू आ रही है y, ठीक है। मान लिया मैंने ये जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो 1/d-m phi x क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। अब इसको ये y ही तो मुझे एक्चुअली फाइंड करना है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये d-m तो y पे जाकर ऑपरेट हो गया, ठीक है, और LHS में क्या बच गया, phi x। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, 1/d-m phi x is equals to y, so phi x is equals to d-m times y, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्लास मुझे बताइए कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होकर आ रही है। देखो d क्या है, d एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d को हम क्या लिख सकते हैं, d/dx, राइट। तो इस d को d/dx लिखकर देखो कि इक्वेशन आपकी क्या कन्वर्ट होकर आ रही है। मैं इसको लिखूंगी d/dx और y को इनसाइड लाइए, तो ये बन गया dy/dx माइनस m टाइम्स y इज इक्वल्स टू phi x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। और ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लास, बताइए।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद आया, यूनिट 5 में मैंने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन से वेरिएबल में लीनियर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इन y वेरिएबल y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, याद करो क्या करते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो लिखते थे। सोल्यूशन कैसे लिखते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इट, और ये यहाँ पर ये जो फंक्शन होता था पाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, है ना, सी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो बताओ ये समझ में आया अभी तक मैंने जो लिखा है? ठीक है, आप बताइए इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ थोड़ी मुझे, क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? फॉर्मूला क्या था इसका, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल, और यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट आता था वाई का, है ना, वो डाल देते थे, तो माइनस एम डी एक्स, तो ये बन गया ई टू द पावर माइनस एम एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, यही आया ना, बताइए ठीक किया मैंने? ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो ये बन गया y इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई एक्स, और आई एफ कितना आया ई टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये मैं कह रही हूँ कि आप ई टू द पावर माइनस एम एक्स को यहाँ पर राइट साइड में ले जाओ, यहाँ पर तो ये 1 अपॉन में जाएगा, और अगर माइनस रिमूव करो इसको न्यूमरेटर में लाओ तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स इंटीग्रल फाई एक्स ई टू द पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं इतनी? यस मैम। ये मैंने y की वैल्यू निकाला, आप रिकॉल करो कि ये y मैंने लेट क्या किया था, मैंने किस वैल्यू को y लेट किया था, ये देखो वापस आओ यहाँ पे, मैंने इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को तो y लेट किया था, इतने को मैंने y लेट किया था, y मैंने निकाल लिया, मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है इसी की वैल्यू तो मैंने एक्चुअली ये फाइंड की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बोला कि भाई जो y है मैंने क्या लेट किया था, किसको लेट किया था, 1/d माइनस एम फाई एक्स को लेट किया था, मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रही थी। ठीक है, तो मैंने एक पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम फ्रेम किया और उससे y की वैल्यू निकाल ली, और y क्या है ये, तो ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या डिराइव कराया, e to the power mx इंटीग्रल पाई x e to the power माइनस mx dx। बताइए क्लास, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यही फॉर्मूला आपको याद रखना, जनरल मेथड के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा होता है d प्लस एम पाई एक्स, तो फिर फॉर्मूला आप क्या लिखते बताओ, यहाँ पर ये माइनस एम था, यहाँ पर ये प्लस एम है, फॉर्मूला कैसे चेंज करोगे, एम को माइनस एम से रिप्लेस कर दोगे ना, वेरी गुड, पाई एक्स e टू द पावर एम एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इतना नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ अब एल्गोरिथम को। डन, यस मैम। चलो, तो आप देखो एल्गोरिथम क्या कहती है, जनरल मेथड जो है वो क्या है, जनरल मेथड टू फाइंड पीआई, टू फाइंड पीआई। ठीक, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी जैसे पीआई आपको फाइंड करना है तो आप पीआई क्या लिखते हो, 1/fd, और यहाँ पर लिखते हैं r। ठीक, अब 1/fd फर्स्ट स्टेप क्या है इस एल्गोरिथम का, जब पीआई फाइंड करोगे तो ये जो एफडी दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एफडी है इसको फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो एफडी के फैक्टर्स जब आप करो, लीनियर फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है, तो ये कुछ इस तरह के तो फैक्टर्स आएंगे, d माइनस m1, d माइनस m2, d माइनस m3 अप टू d माइनस mn, इस तरह से ही तो आएगा। बताइए क्लास,
ठीक है। यस मैम। तो फैक्टराइज करने के बाद इनको पार्शियली डिकम्पोज करना है, ठीक है। मीन्स एक फैक्टर ये आया a अपॉन डी माइनस एम वन प्लस बी अपॉन डी माइनस एम टू प्लस अप टू जितने भी फैक्टर्स बन रहे हो, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर्स बनेंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज कुछ आया, कितना लिखूं, एम एन, ठीक है। सपोज एन अपॉन डी माइनस एम एन, और ये है फंक्शन मेरा आर, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ए बी सी डी ये एन ये सारे कैलकुलेट कर लोगे तो ये पार्शियल डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद टर्म बाय टर्म आर ऑपरेटर को आर पे अप्लाई कर दोगे। तो आप क्या करोगे, ए जो भी आया हो ए अपॉन डी माइनस एम वन, ये एक ऑपरेटर है, किस पे अप्लाई करोगे, आर पे, प्लस बी अपॉन डी माइनस एम टू को ऑपरेट किस पे करोगे, आर पे, प्लस डैश डैश। ये करना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1 ओवर डी माइनस एम वन आर, ये दीदी सॉल्व मैम, करने का फॉर्म। यस, हम बच्चे भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा चेक करती हूँ। चलो, तो अब देखो, यही फाइंड करने का फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया था, है ना, ये वाला है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, d माइनस एम वन आर, ये मुझे सॉल्व कर लेना है। और इसी को सॉल्व करने के लिए तो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी क्लास। इसको क्या लिखोगे, a टाइम्स जैसे 1 ओवर डी माइनस एम वन आर, इतने को सॉल्व करना है तो आप इसको क्या करोगे बताओ, e टू द पावर एम वन एक्स इंटीग्रल, और यहाँ पर r इंटू ई टू द पावर माइनस एम वन एक्स डी एक्स, ये लिख लोगे। जब ये सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस इसी तरह से आपको इस सेकंड फैक्टर, ये जो सेकंड टर्म दिया हुआ है इसके लिए सॉल्व करना है, प्लस डैश डैश। तो ये ओवरऑल एल्गोरिथम थी, ठीक है। क्या करना है, एफडी को फैक्टराइज करना है फर्स्ट स्टेप में, फैक्टराइज करने के बाद पार्शियल डिकम्पोज करना है, उसके बाद टर्म बाय टर्म ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए जब ये टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। डन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। पूरा प्रोसेस अब मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। नोट कर लिया, हाँ बताइए, क्लास नोट हो गया। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब देखो इसी पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखो। तो ये है क्वेश्चन, ये बताइए। तो क्वेश्चन है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड CF एज वेल एज PI बोथ, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, आप CF भी बताइए। CF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको इसका ऑपरेटर फॉर्म चाहिए। ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगा, d स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू सीकेंड 3x, ये ऑपरेटर फॉर्म बन गया। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बताइए। प्लस माइनस आयोटा, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m कितना आ गया, प्लस माइनस 3 आयोटा। CF क्या बन जाएगा बोलो, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। बताइए, ये फॉर्मूला याद है सभी को। यस मैम। ठीक, यस मैम। अब आते हैं PI पे। PI कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे। अब PI पार्ट में देखो, PI के लिए लिखा मैंने 1 ओवर FD कितना है, d स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर कितना लिख दिया, r क्या है क्वेश्चन में, सीकेंड 3x, ठीक है। आप एल्गोरिथम क्या बताया था मैंने, जनरल मेथड अप्लाई करोगे। तो जनरल मेथड क्या कहता है कि ये जो भी FD दिया हुआ है, ये d स्क्वायर प्लस 9, इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए, बताइए फैक्टर्स क्या आएंगे। अगर आपने एक बार रूट्स निकाल लिए CF के टाइम पे तो फैक्टर्स तो पता चल गए ना। जैसे रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, d माइनस अल्फा और d माइनस बीटा, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स बताओ मुझे क्या आएंगे, d माइनस 3 आयोटा और d प्लस 3 आयोटा, यही तो बनेंगे इसके फैक्टर्स, बोलिए। यस मैम। ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप पार्शियल डिकम्पोजिशन यूज करना है। तो पार्शियली ब्रेक कीजिए इनको। तो एक फैक्टर d माइनस 3 आयोटा है, दूसरा फैक्टर d प्लस 3 आयोटा है,
ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज करना है, a अपॉन डी माइनस सी आयोटा और प्लस b अपॉन डी प्लस सी आयोटा। a और b की वैल्यू बताइए मुझे क्या आएगी। 3 आयोटा, 3 प्लस 3 6, 1 अपॉन 6 आयोटा आ रहा है क्या, बताओ। और इसमें आएगा माइनस 1 अपॉन 6 आयोटा। चेक कीजिए, बताइए क्या इतना ही आ रहा है। यस क्लास, बताइए, पार्शियली ब्रेक कर लिया। लीनियर फैक्टर्स के लिए देखो एक ट्रिक बताती हूँ मैं, पार्शियल डिकम्पोजिशन के रूल्स आप एक बार रिवाइज कीजिए जाकर। एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो 1 अपॉन डी माइनस अल्फा और डी माइनस बीटा, ये लिखा हो, ठीक है, इसको पार्शियली ब्रेक करना है, तो आप क्या करते हो, a अपॉन डी माइनस अल्फा प्लस b अपॉन डी माइनस बीटा, यही तो करोगे, ठीक है, और आप इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करते हो। तो एक तो वो ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसे हम फाइंड करते थे, हमें जो रूल सिखाया गया था। ट्रिक क्या कहती है कि आप इस फैक्टर के लिए जब a फाइंड करना है तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल करो। तो जैसे ही मैंने d माइनस अल्फा को 0 के इक्वल किया, d की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गई। अब इस d की वैल्यू को उठाकर ये जो इस फैक्टर को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर पुट करना है जाकर। तो d माइनस अल्फा को छोड़ो तो जो फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, 1 अपॉन डी माइनस बीटा बचेगा, ठीक है। तो d इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, यही a की वैल्यू आएगी। आप इसको कैलकुलेट करके चेक करना। अब d माइनस बीटा के लिए क्या आया, d की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा, रिमेनिंग पार्ट में पुट करो, तो d इक्वल्स टू बीटा पुट करोगे तो कितना बनेगा, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, या फिर बोलो माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये ट्रिक है लीनियर फैक्टर्स में पार्शियल ब्रेक करने की, समझ में आई। यस मैम। तो उसी ट्रिक से मैंने फाइंड कर दिया था, ठीक है। अब आप एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस की जो रूल्स हैं आपने पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करना। तो ये पार्शियल ब्रेक करने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेथड समझो क्या है, 1 अपॉन 6 आयोटा तो कॉमन है, मैंने बाहर किया, ब्रैकेट यूज किया, 1 ओवर डी माइनस 3 आयोटा ये लिख दिया। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों ही ऑपरेटर्स है, तो एक बार ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर लगेगा, माइनस टाइम्स दिस ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन, तो ये सीकेंड 3x इसके साथ लिखा, फिर माइनस 1 अपॉन डी प्लस 3 आयोटा और सीकेंड 3x ये लिख लिया, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिखूंगी, 1 ओवर 6 आयोटा, मुझे ये पूरा टर्म कैलकुलेट करना है, मान लो ये I1 आएगा, और इसको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए ये I2 आएगा। मैं I1 I2 कैलकुलेट करके यहाँ पर अगर पुट कर दूं तो मेरा PI का आंसर मिल जाएगा। बताइए क्लास, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस स्टार इक्वेशन। अब मुझे कैलकुलेशन किसका करना है, I1 का मैं पहले कैलकुलेशन करती हूँ। तो मैं पेज चेंज कर दूं, आप मुझे बताना I1 कितना था, ठीक है। मैं I1 का कैलकुलेशन अब करने जा रही हूँ, पेज चेंज कर रही हूँ मैं। देखिए PI मैंने क्या लिखा फाइनली, 1 ओवर 6 आयोटा I1 माइनस I2, ठीक। अब मुझे I1 चाहिए, तो I1 के लिए मैंने क्या किया, मेरा I1 क्या था, जिसको मैंने I1 लिखा था वो टर्म क्या था, D माइनस 3 आयोटा सीकेंड 3x। बताइए क्लास, यही तो लिखा था मैंने। यस मैम। आप कैलकुलेट, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रिकॉल करो वो फॉर्मूला, 1 ओवर डी माइनस एम और यहाँ पर 5x लिखा हो, तो फॉर्मूला क्या कहता है, e टू द पावर mx इंटीग्रल 5x e टू द पावर माइनस mx dx, यही तो था फॉर्मूला। कंपेयर कर दो, d माइनस m कितना है मेरा, 3 आयोटा, तो मैं क्या लिखूंगी, e टू द पावर 3 आयोटा x इंटीग्रल
5x यानी secant 3x इंटू e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x dx। बताइए, ये फॉर्मूला यूज करना आ गया? Yes, ma'am. ठीक, आप इसको फर्दर सॉल्व करो। 3 आयोटा x लिखा मैंने, इंटीग्रल लगाया, सीकेंड 3x। डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे हम, अगर पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके ये टर्म सॉल्व हो जाए तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, ना सॉल्व हो तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। तो e माइनस 3 आयोटा x को और मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ? e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या था? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लेक्स में। Yes, ma'am. Yes, उसको यूज करो। तो सीकेंड 3x और यहाँ पर मैंने लिखा e टू द पावर, ये कितना बन जाएगा? cos 3x माइनस आई साइन 3x। बताइए, ये ठीक है? आप सीकेंड 3x को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस 3x लिख दो और सॉल्व करो। तो ये कितना बन जाएगा? इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस 3x इंटू कॉस 3x, तो ये 1 आएगा, माइनस आयोटा साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना बन जाएगा? tan 3x, और ये आ गया dx। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक, आप देखो फर्दर क्या करूंगी मैं? इंटीग्रेट कर दूंगी। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कीजिए तो कितना आएगा? x आएगा, माइनस आयोटा tan 3x का इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा? log sec x होता है। बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा कितना होता है? एक तो फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा मींस log sec थीटा, या फिर एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा कर दो तो ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये कितना बनेगा? लॉग सेक 3x अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3x था। ये बात समझ में आ गई क्लास इतनी? आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये तुम्हारा चाहे तो सीकेंड एक्स में करो या फिर कॉस में कर लो कन्वर्ट। बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो कॉस एक्स के साथ दिया हुआ है, तो आप कॉस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो कॉस में लगाओगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस आयोटा अपॉन 3 लॉग कॉस 3x, ये बन गया I1। अब इसी तरह से मुझे I2 कैलकुलेट करना है। I2 देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा? I2 के लिए क्या कैलकुलेशन करोगे आप? बताओ मुझे, या डायरेक्ट लिख दोगे? I2 टर्म क्या था? 1 ओवर डी प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर कितना था? सीकेंड 3x। बताइए, I1 और I2 में डिफ्रेंशिएट करो, क्या क्या डिफरेंसेस है? क्या I2 I1 के जैसा दिख रहा है? I2 I1 में क्या डिफरेंस है बताओ? I1 में ऐसा मैं क्या चेंज करूं कि मुझे I2 मिले? बताइए। आयोटा को अगर माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं I1 में तो I2 नहीं मिल जाएगा? Yes, ma'am. I1 बन जाएगा I2 अगर मैं ये काम करती हूँ तो। देखो, यहाँ पर d माइनस 3 आयोटा है और यहाँ पर d प्लस 3 आयोटा है। अगर आयोटा को मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं तो I2 I1 जैसा ही तो मिल जाएगा। ठीक है ना क्लास? तो मैं इतना लंबा कैलकुलेशन I2 के लिए नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, जो I1 का आंसर मैंने निकाला था उसी आंसर में मैं आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करूंगी तो मुझे I2 का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? Ma'am. ठीक है, कैलकुलेशंस को हमें अवॉइड करना है तो हमें ये स्मार्ट कैलकुलेशन करना होगा। हमने I2 के लिए क्या किया? I1 का जो आंसर फाइंड किया था उसी में I को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया तो मुझे I2 मिल गया। कैसे मिला? e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, ये बन गया x माइनस आई अपॉन 3 लॉग कॉस 3x। ये बन गया मेरा I2। अब जैसे ही I2 मिला आपको, अब आप क्या करोगे? PI लिख लोगे। PI लिखा मैंने, 1 ओवर 6 आयोटा ब्रैकेट I1 माइनस I2, तो कर दो I1 माइनस I2 e टू द पावर 3 आयोटा x। ठीक है, x और माइनस कितना आएगा? x टाइम्स e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x। ठीक है, फिर क्या करोगे? प्लस e टू द पावर 3 आयोटा x
और आयोटा अपॉन 3 लॉग cos 3x, फिर माइनस e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x, और आयोटा माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, बनेगा प्लस आयोटा अपॉन 3 लॉग cos 3x। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व कीजिए। पी आई इज इक्वल टू कितना बनेगा 1/6 आयोटा ब्रैकेट। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, और फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, e टू द पावर 3 आयोटा x और e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x, ये वाला, ये ठीक है। x इन दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन किया, यहाँ पर है e टू द पावर 3 आयोटा x और यहाँ पर है माइनस e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x। ठीक है, बताओ इसको क्या लिखोगे। एक फॉर्मूला और याद रखना क्लास, यहाँ पर नोट करो, जैसे मैंने साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उसी तरह से थीटा में भी होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2i, और कॉस थीटा क्या होता है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, ये 10th 12th क्लास के फॉर्मूले हैं, ये कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसी जरूरत पड़ती है आपको वो सारे फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए, तो वो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। तो मैंने एक तो मेरा ये हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्न पे प्लस 1/6 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचा है, आयोटा अपॉन 3, आयोटा अपॉन 3 ये तो कॉमन है, सेकेंड तो इंटू आयोटा अपॉन 3 लिख लो, और क्या आएगा log 3x, ये log cos 3x भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ मुझे, e टू द पावर 3 आयोटा x और प्लस e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x, यही तो बचेगा क्लास। बताइए इतना कैलकुलेशन मैंने किया, कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रही। अब ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये 6 इंटू 3, अब देखो इस 6 का जो 2 है वो मैं यहाँ पर ले आऊं, ठीक है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, e टू द पावर थीटा आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर ये 6i का 2i मैं यहाँ पर ले आऊं, तो ये वाला साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस यही आपको कंबाइन करना है, कुल मिलाकर सॉल्व करना है इसको, ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लोगे। तो फाइनल आंसर में दिखाऊं क्या आ रहा है, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है, इसके बाद सॉल्व कीजिए क्लास, इसको लिखिए x टाइम्स x अपॉन 3 और ये लिख दो e टू द पावर 3 आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x अपॉन 2i, ये एक साथ कर दो कंबाइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो, फिर प्लस किया मैंने, अब 3 3 9 1/9 और यहाँ पर लिखा मैंने log cos 3x और इन ब्रैकेट क्या आया e टू द पावर 3 आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस 3 आयोटा x होल अपॉन, क्या किया मैंने, कितना बच रहा था 9 मैंने लिया, 2 यहाँ पर आ गया, ये ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी से। मैम 1/3 sin 3x plus 1/9 log cos 3x मैं लिख cos रही हूँ, 3x। हाँ देखो इसके बाद आएगा, मैं यहाँ से यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे, ठीक। तो ये आया मेरा पी आई सॉल्व होकर x/3, अब इन ब्रैकेट ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये कौन सा फॉर्मूले से आएगा, अपॉन 2 आयोटा,
ये देखो, ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, Sin तो ये बन गया तुम्हारा साइन, और थीटा के प्लेस पे कितना है 3x, है ना, 3x. उससे हाँ, तो ये बन गया साइन 3x, फिर प्लस 1/9 log cos 3x, और इनटू में क्या आया, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, Cos 3x. cos 3x का, cos minus ठीक है, यही बन गया PI। समझ में आ गया क्लास yes ma'am. प्रोसेस, ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स था, अगर रियल रूट से आ जाते हैं तो फैक्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे, आप इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है। Yes ma'am.